हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, ये 2023 का क्लास 10 का हिंदी यूपी बोर्ड का। आप लोग देख सकते हो कोड 801 डीए जिसका कोड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और आप समझ सकते हो इस साल आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, उसके लिए ही नहीं, किसी भी साल आप बोर्ड एग्जाम देते हो प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो चलो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है 801 डीए कोड का, इसे मैं सॉल्व कराऊंगा और देखना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो चलो शुरू करता हूं। बाकी कहूंगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे भी अब आपको लगातार वीडियो मिलेंगी। तो चलो चलो भाई हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखो ये निर्देश है, तो निर्देश आप सब लोग जानते हो, वही सब निर्देश है। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जानते हो कि 20 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, ये देखो 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, उसी समय से ये 23 एमसीक्यू आ रहे हैं। तो इसलिए मैं पीछे का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जैसे 2022 का या 20 का वो सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि 2023 से ही आपका जो ये लेटेस्ट पैटर्न चलता आ रहा है 2023 2024 और अभी 2025 का बोर्ड एग्जाम होगा 20-20 एमसीक्यू का। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले आपका ये पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। देखो नाम में ही छुपा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये एक शुक्ल युगीन लेखक है। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखो शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है, ये छायावादी युग के भी नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1919 से, ठीक है, 1919 से 38 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, तो शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है, इसको प्रसाद युग भी कहा जाता है, प्रेमचंद युग भी कहा जाता है, आप लोग याद रखना। सेकेंड प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि गबन की विधा है, गबन की विधा हमें बताना है। तो गबन भाई गबन गोदान आप जानते हो, प्रेमचंद जी का ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, प्रश्न संख्या थर्ड है कि कंकाल के लेखक है। भाई कंकाल हो गया, या इसके अलावा तितली हो गया, इसके अलावा इरावती हो गया, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही जो कृति है ये किसकी है? तो देखो कलम का सिपाही ये जीवनी विधा पे आधारित रचना है, और किसकी है? तो अमृत राय जी की। ठीक है, अमृत राय जी ने इसको लिखा है कलम का सिपाही। ठीक है, और यह जीवनी विधा पे आधारित रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 देख सकते हो कि शुक्ल युग की समयावधि। देखो शुक्ल युग की समयावधि पूछ ही दिया। शुक्ल युग या जिसको छायावादी युग भी बोलते हैं, इसी समय सीमा या समय अवधि वही हुआ 1919 से 1938 ईस्वी तक। ये देखो यहाँ बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 है, साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध रचना है साकेत। डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, महादेवी वर्मा कवित्री है। भाई छायावाद युग की, छायावाद की ये आधार स्तंभ महादेवी वर्मा हो गया, मतलब महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है कि गंगा लहरी रचना है। देखो भाई गंगा लहरी, ठीक है, पद्माकर जी की रचना है। रीतिकालीन कवि है पद्माकर, उनकी काफी फेमस ये रचना है गंगा लहरी। यहाँ भूषण आ गए, भूषण को भी आप लोग याद रखना, इनकी एक काफी इंपॉर्टेंट रचना है छत्रसाल दशक। ठीक है, आपने नाम सुना होगा छत्रसाल दशक। ठीक है, तो ये भूषण की रचना है। उसके अलावा ये मतीराम भी काफी फेमस कवि हैं। ठीक है, ये तीनों पद्माकर, भूषण, मतीराम और ये भी सारे, ये चारों के चारों रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, मतीराम की हम लोग बात करें तो ललित ललाम आमने आपने नाम सुना होगा, मतीराम की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9, आधुनिक काल की समय सीमा है। हमें आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है। 18 से 43 अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल माना जाता है, और उसको अलग अलग युगों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ओके, निहार, शांत गीत, युगांत, दीपशिखा। देखो यहाँ पे युगांत जो है ना, ये पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, तो जो नहीं है वो छटना है, तो ये नहीं है, ये पंत जी की रचना है, बाकी तीनों इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 11 आप देख सकते हो कि हास रस का स्थायी भाव है। अब देखो ये एक तरह से हिंदी व्याकरण का यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो गया। ये आपका जो लेटेस्ट इस साल का पैटर्न है 2025 का, और यही 2026 का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी यही पैटर्न रहेगा। ये
जो एमसीक्यू का पैटर्न है ना, या पूरे पैटर्न, ये पूरे पेपर का पैटर्न है, यही रहने वाला है। आप कहोगे भैया 2023 में तो कुछ चीजें चेंजेस थी, तो देखो इसमें 2023 के पेपर में जो भी चेंजेस थी उसको मतलब मैं 2025 के अनुसार कुछ चीजें ऐड हुई है, जैसे 3 न्यू एमसीक्यू ऐड हुए हैं इस साल के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वो पिछले साल से ही ऐड हुए हैं, तो उनको मैं अपने हिसाब से बना दिया हूं। तो ये पेपर आपका लेटेस्ट पैटर्न पे है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाथ से रस का स्थायी भाव है आपका, हाथ से रस का स्थायी भाव हाथ हो जाएगा, ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 देख सकते हो कि पीपर पात्र सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, हर साल आता है, मैंने देखा है 2024 का भी पेपर सेट में ये पूछा गया था। ठीक, तो पीपर पात्र सरिस मंडोला में उपमा अलंकार सीधे सीधे आपको याद रखना है। सोठा छंद में चरण होते हैं, सोठा छंद में 4 चरण होते हैं, ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो, तो देखो देश एक शब्द है और इसके पहले उप लगा है उपसर्ग, ठीक, तो उपदेश बना है, तो यहाँ पे उपदेश शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से हानि लाभ में समास है, भाई हानि लाभ समास विग्रह करोगे तो हानि और लाभ, यानी हानि लाभ में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है, ये संख्या बोधक, जैसे त्रिभुज हो गया, ठीक है, जो संख्या बोधक होता है वो द्विगु समास होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 है कि मछली का पर्यायवाची है, देखो मछली का पर्यायवाची मीन, ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और रसना, ये आम का होता है, द्विज इसका कई अर्थ होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ो। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पे देखो तस्मई शब्द में विभक्ति एवं वचन पूछा है, तो देखो यहाँ पे अब देखो पहले क्या होता था ना, 2023 से पहले, इससे पहले देश से 2022 का बोर्ड एग्जाम हो गया या उससे पहले 20 एमसीक्यू जो थे वो नहीं आया करते थे, लेकिन जब 2023 का बोर्ड एग्जाम आया तो उसमें से 20 एमसीक्यू आने लगे। और 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट आपका पेपर है ना, उसके अनुसार ये क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो उनके अनुसार मैंने इनको बदल दिया है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि जैसे बालक ओलक का रूप पूछ लेता था, लता का पूछ लेता था, लेकिन वो सब अब खत्म हो गया है। अब शब्द रूप में शब्द रूप पूछेगा ही नहीं, वो शब्द रूप होता था, अब केवल सर्वनाम शब्द रूप पूछेगा, और सर्वनाम शब्द में आपका तद का और युष्मद का दो ही पूछेगा, तो आप दो ये मतलब दोनों का याद कर लेना। जैसे ये तस्मई है, तो ये आप पढ़ते हो ना सहतौते, तद का उसी का है, ठीक है, तो ये तस्मई में आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रश्न संख्या 17 का ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमें बताना है, ये एकदम न्यू पैटर्न पे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पे वाक्य के, देखो अर्थ के आधार पे ये वाक्य का स्वरूप एक टॉपिक है आपका, ठीक है, तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 होते हैं, और रचना के आधार पे हम लोग बात करें तो वो 3 होते हैं, ठीक। तो अर्थ के आधार पे 8 और रचना के आधार पे 3, क्लियर। चलो प्रश्न संख्या 19 से वाच्य के भेद, देखो वाच्य ये नया सब नया टॉपिक जुड़ा है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो वाच्य के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ये पिछले साल ही जुड़ा था 2024 के बोर्ड एग्जाम में ही, ठीक है। तो वाच्य के भेद होते हैं कितने, 3 होते हैं, कर्म वाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में विकारी शब्द नहीं है, ओके, जो विकारी शब्द नहीं है उसे छांटना है। तो देखो यहाँ पे आपका विकारी और अविकारी दो शब्द हो गए, ठीक है, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है, ठीक है। तो आप पढ़ते हो ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, इसी तरह 8 पढ़ते हो ना पाठापिष्पी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो शुरू के 4 होते हैं यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और विशेषण तो है नहीं, ये क्रिया है, तो क्रिया और इसके अलावा विशेषण, ये 4 आपके विकारी हो गए। और अविकारी आगे के 4, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, संबंध सूचक जो हो गए आगे के 4, वो आपके क्या हो गए, अविकारी। तो इसमें अविकारी ये आपका देखो विकारी शब्द नहीं है, तो ये आपका विकारी शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है, तो ये आपका अविकारी शब्द है, ठीक। चलो, तो जो नहीं है वो छाटना था, तो ये विकारी नहीं है, अविकारी है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 के बाद, ओके 20 हम लोग के एमसीक्यू खत्म हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखो खंड अ के अंतर्गत 20 एमसीक्यू ये ओएमआर वाले थे। अब आगे खंड अ के बाद खंड ब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये आपके इसमें ये लंबे लंबे वाले प्रश्न हैं, जिसमें आपका संदर्भ व्याख्या संबंधित प्रश्न होता है, हिंदी अनुवाद जो संस्कृत वाला पाठ है उसमें से हिंदी अनुवाद संबंधित भी प्रश्न आता है, उसके अलावा खंड काव्य वाला, जीवन परिचय वाला, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलो इन प्रश्नों को भी एक एक करते हैं, जो ये पेपर सेट 2023 का है आपका, इसमें जो भी ये प्रश्न आए हुए थे। जैसे ये पहला आप लोग देख सकते हो,
ऐसा ही बिल्कुल आपका 2020 साल का भी 2025 का भी पेपर पैटर्न होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो देखो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा, इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। इस गद्यांश को पढ़कर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसका आपको 6 मार्क मिलेगा, ठीक है। और अथवा कर भी यहाँ एक गद्यांश दिया रहेगा, मतलब 2 दिया रहेगा और दोनों से रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, लेकिन यहाँ दोनों में आपको करा देता हूँ। देखो, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग-अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरफ बहता रहे। देखो, ये इतना ही पढ़ने से मुझे मालूम चल गया, शायद ये आपके लिए कठिन लगे, ठीक है। चूँकि मैं इसको इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मुझे ये याद हो गया है, मुँह एकदम ज़बान पे है। ये आपका जो भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है ना, भारतीय संस्कृति, जिसको किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, उससे ये गद्यांश लिया गया है। तो अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप आसानी से लिख सकते हो। पहला जो प्रश्न पूछा है, तो संदर्भ आप लिख ही सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सिंपल ऐसे, तो 2 मार्क मिल जाएगा। उसके अलावा गद्यांश के रेखांकित अंश का हमें भाव स्पष्ट करना है, इसका आप भाव स्पष्ट मतलब ये क्या कह रहा है बना बना कर लिख दो, आपका इसका 2 मार्क। और ये पढ़ोगे मतलब, तो यहाँ पे मतलब इस प्रश्न को पढ़ोगे और इसमें से उत्तर खोजकर लिखोगे इसका उत्तर, तो ये 6 मार्क इस तरह आपको मिल जाएगा। तो मान लो आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इसको मत करो, ये कर लो, ठीक है। तो देखो, और ये आपका काफ़ी आसान है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यहीं से पहचान गए कि ये मित्रता वाला चैप्टर आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, वहाँ से लिया गया है। तो आसानी से इस गद्यांश का आप संदर्भ तो लिख ही लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसकी व्याख्या करना भी काफ़ी आसान होगा ऊपर वाले की अपेक्षा, तो व्याख्या करते रहना। और एक ये देखो, ये प्रश्न पूछा है, पढ़ोगे तो आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, गद्यांश पढ़ोगे तो ये चलो अथवा वाला भी हो गया। सेकंड प्रश्न आपका पद्यांश संबंधित रहेगा। 2 पद्यांश पूछा रहेगा, जैसे 2 गद्यांश था और उससे रिलेटेड प्रश्न था। तो चलो इस गद्यांश को भी कर लेते हैं, जिसमें से ये पहला गद्यांश आप लोग देख सकते हो। ये क्या है? निर्गुण कौन देश को उवासी, मधुर कहीं समझाओ सौदे, बुझती सांस नासी, को है जनक को है जननी, को नारी को दासी। यहीं से आप पहचान गए, कई बार इसको करा चुका हूँ। ये सूरदास जी द्वारा लिखित चैप्टर है पद, ठीक है। पद वाला चैप्टर, उससे ये लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये 3 ठे इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा क्या है। पहला पद्यांश में संदर्भ, मतलब उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, चैप्टर का नाम और कवि का नाम मालूम चल गया तो संदर्भ आसानी से लिख सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें जो भी ये रेखांकित अंश किया है, भाई को है जनक, जनक कौन है, को है जननी, जननी कौन है, माता कौन है, को नारी, को दासी, कौन नारी है आपकी यानी पत्नी है, कौन आपकी दासी है। चलो ये आप करते रहना, मैं छोड़ता हूँ। तो इसका अर्थ आपको जानना पड़ेगा तब इसका, क्योंकि पद्यांश का थोड़ा कठिन होता है। गद्यांश का तो करना व्याख्या काफी आसान होता है, लेकिन पद्यांश का तभी कर पाओगे जब उसका अर्थ जानते हो। तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। बाकी यहाँ पे मधुकर किसको कहकर पुकारा जा रहा है, तो इसको देखो, ये मतलब उद्धव जी को, ठीक है। उद्धव जी जब जाते हैं गोपियों को समझाते हैं, तो उद्धव जी को गोपियां मधुकर कहकर पुकारती हैं, ठीक है। आप पढ़े रहोगे पहले से तो ये आसानी से उत्तर दे सकोगे, और नहीं पढ़े रहोगे तो भैया आप जानो। आगे चलो, ये अथवा में भी एक है, ऊपर वाला नहीं कर रहे तो इसको भी कर सकते हो। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कृति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तड़ाकर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये देखो, ये जो आपका है ना स्वदेश प्रेम एक चैप्टर है, ठीक है, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, वहां से ये लिया गया है, ठीक। तो इसका जो भी प्रश्न है उत्तर आप देते रहना, बाकी मैं आगे चलता हूँ, आगे कराता हूँ। प्रश्न संख्या 3 में आपका 2 यहाँ पे संस्कृत का आपका जो चैप्टर है हिंदी में, हिंदी वाला, ठीक है, हिंदी वाली संस्कृत, जिसको आप संस्कृत अनिवार्य संस्कृत बोलते हो। तो अनिवार्य संस्कृत के आपके जैसे यहाँ पे 2 आपके गद्यांश दिए रहेंगे, और इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा, और इसका संदर्भ लिखते समय लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलो, तो देखो, ये सा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा याश्च केंद्र स्थलम अस्ति, भाई यहीं से पहचान गए, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। कौन सी नगरी? वाराणसी। तो ये वाराणसी वाला आपका चैप्टर है, वहां से ये लिया गया है। तो आसानी से इसका आप संदर्भ लिख सकते हो। संदर्भ कैसे लिखना है, देखो, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है, बस ऐसे लिख दो। अब मैं जैसे बोला इसी तरह नहीं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और 3 मार्क आप इसका जो भी हिंदी अनुवाद रहे आप कर देना, उसका 3 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको पूरा पूरा 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक है।
2 मार्क आपको संदर्भ का और 3 मार्क हिंदी अनुवाद का, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो अथवा वाला भी है, इसको आप नहीं कर रहे हो तो इसको भी कर सकते हो। ये अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, देखो बार बार संस्कृति की बात यहाँ पे आएगी, तो ये आपका एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, आपका अनिवार्य संस्कृत में, उसी से ये मतलब लिया गया है गद्यांश। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, ये सबके लिए आसान रहेगा, तो सब लड़के यही करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में 2 श्लोक रहेगा, जिनको आप पद्यांश बोल सकते हो, इनको पद्यांश बोला जाता है श्लोकों को। जो ये चैप्टर है इन्हीं के बीचों बीच दिया रहता है। तो इसमें देखो, जैसे ये आपका उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रस दक्षिणम वर्षम तद भारतम भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। ये जो आपका मतलब श्लोक है ना, ये आपका वीरः वीरेण पूज्यते, जो वीरः वीरेण पूज्यते वाला चैप्टर है ना, वहां से लिया गया है। और ये देखो, किम नु हित्वा प्रियो भवति किम हित्वा न सोचती, किम नु हित्वार्थवान भवति किम हित्वा सुखी भवेत। ये जो है ना आपका, ये आपका जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है ना, वहां से लिया गया है ये श्लोक। तो आप इसकी संदर्भ और हिंदी अनुवाद देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 5 में खंड काव्य से संबंधित प्रश्न होगा, हर जिले का अलग अलग होगा, तो खंड काव्य से संबंधित प्रश्न आप लोग अपने जिले से संबंधित याद करना। प्रश्न संख्या 6 में आप जानते हो 2 प्रश्न रहेंगे, क और ख। क में लेखकों का जीवन परिचय, ख में कवियों का जीवन परिचय। 3-3 ठे दिया रहेगा और उसमें से चूज कर किसी एक का लिखना होगा। तो ये 5 + 5 यानी आपको 10 मार्क मिलेगा। ठीक है, लेखकों में मैं हमेशा बताता हूँ, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और एक रामधारी सिंह दिनकर का, 3 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और आप कवियों में कम से कम 4 लोगों का यहाँ पे याद कर लेना, जिसमें आप तुलसीदास, उसके अलावा सूरदास जी का, महादेवी वर्मा, इन तीनों का और एक किसी और का, 4 का याद करना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। आई होप आपको याद भी होगा। उसके अलावा 7वां प्रश्न, आपको एक श्लोक लिखना होगा, वही संस्कृत वाले श्लोक। ठीक है, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, जो ऊपर 2 श्लोक थे उनको नहीं लिखना है, कोई और सा लिखना है। तो आप कम से कम 2-3 ठे ये श्लोक याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखो, ये प्रश्न संख्या 8 जो है ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में नहीं था। ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में नहीं था, ये 2024 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो उसके अनुसार मैं ये आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है, इस मतलब पेपर पैटर्न है इस साल का 2025 बोर्ड एग्जाम का, उसके अनुसार मैंने इसको ये बना दिया है। यहाँ पे 2 मैंने ये ऐड कर दिया हुआ है अपने मन से ये पत्र। ठीक है, जैसे ये वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर चचेरे भाई को बधाई पत्र मतलब बधाई देते हुए पत्र लिखना है, 4 मार्क आपको मिलेगा। ये अथवा कर यहाँ अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समूह सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से आप किसी एक टॉपिक पे पत्र लिख सकते हो, ऐसा आएगा आपका प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देख सकते हो, ये क्या है कि यहाँ पे आपके 4 ठे प्रश्न पूछे रहेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, 2 को छोड़ देना होगा, और 2 प्रश्नों का उत्तर देने का 2 मार्क आपको मिलेगा। देखो, ज्ञानम कुत्र संभवति, कुत्र की जगह सर्वत्र कर दो, सर्वत्र संभवति। ये देखो, इस प्रश्न का आंसर बड़ा है तो इसको मैं छोड़ता हूँ, मुझे भी याद नहीं है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कुत्र की जगह वाराणसी कर दो, वाराणसी मरणम मंगलम भवति। चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर कौन था भाई, तो कह की जगह आप कर दो कि एक भारत वीर देशभक्त च आसित। ठीक है, मतलब कई 3 प्रश्नों का उत्तर मैं बता दिया, लेकिन आपको 2 का ही लिखना है, किसी का, आपका मन। और देखो, ये अंतिम वाला प्रश्न रहेगा आपका, मतलब प्रश्न संख्या मतलब ये 10 नंबर, ये 7 मार्क का रहेगा। दिए गए टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा। देखो, कई पेपर सेटों में देखा गया था, ये जो प्रश्न है ना, ये मतलब प्रश्न संख्या मतलब ये, रुक जाओ, ये जो ऊपर वाला प्रश्न, ये वाला कभी कभी इसको लास्ट में दे देता है और कभी कभी यहीं पे दे देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इनका थोड़ा सा स्थान बदल सकता है, लेकिन प्रश्न का प्रारूप सेम रहेगा। तो ये एक तरह से हम लोग का पूरा ये क्या रहा, ये हम लोग का यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहा 8 से 1 डीए। ठीक है, ये 2023 का पेपर सेट था हिंदी का, 2023 के बोर्ड एग्जाम आया था यूपी बोर्ड का, जब पहली बार ओएमआर शीट आपके एग्जाम में लगी थी उस टाइम। तो 2023 के जितने भी पेपर हैं आपको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि देखो एक साल पीछे का, जैसे अभी 2025 का ये बोर्ड एग्जाम है ना, ठीक है, 2024 में जो भी मतलब पेपर हुआ था उससे कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2023 से ज्यादातर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए 2023 के सारे पेपर सेटों को सॉल्व करना जरूरी है, और मैं एक एक कर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करना कि मैं सॉल्व कराता रहूँ ना। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। चलो, थैंक यू।